हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे की सेट प्रैक्टिस नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही कंटाप 100 MCQ के रूप में लेके आया हूं। सेट प्रैक्टिस के रूप में जितने भी यहाँ से संबंधित आपके साइंस से संबंधित सवाल, जीके से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है। चाहे जितने भी मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जहाँ कहीं भी पूछा गया वो सारे सवाल सेट प्रैक्टिस के रूप में आज मैं तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। 100 सवाल रहेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बहुत ही कंटाप सवाल लेकर आए, एकदम स्थिर बनाए रखिएगा। पहला सवाल, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? कौन सी रोगी है जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अधिक लेने के लिए मना किया जाता है? तो याद रखना है, वह रोगी का नाम है मधुमेह। मतलब उस रोग का नाम है मधुमेह, यानी डायबिटीज यानी शुगर, ठीक है। ये बीमारी जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम लेने के लिए बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट के जितने भी स्रोत वाले फूड्स है वो फूड को कम खाने के लिए कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह नामक बीमारी होने के कारण कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनासोमा या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? किसके कारण होती है? सोचिए। तो याद रखिएगा, नींद की बीमारी जो है, स्लीपिंग सिकनेस जो है, वह किसकी कमी के कारण होती है? तो किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? याद रखना, ट्रिपॉन्सोमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपॉन्सोमा के कारण होती है। और सबसे पहले ये याद रखना कि नींद की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, ठीक है। उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैन्सोमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? कंप्रेसर, स्टेबलाइजर, थर्मोस्टेट या फ्रीऑन? कौन करता है? तो याद रखना, रेफ्रिजरेटर में जो ताप का नियंत्रण करता है वह थर्मोस्टेट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोस्टेट करता है, ठीक है। बहुत ही कंटाप सवाल है। रेफ्रिजरेटर जो कि फ्रिज, इसका ताप का जो कंट्रोल करता है, मतलब टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है, वह कौन करता है? याद रखना, थर्मोस्टेट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल, विटीकल्चर किससे संबंधित है? जैतून की खेती से, शुष्क की खेती, अंगूर की खेती, खरपतवारनाशी प्रक्रिया क्या है? तो याद रखना, विटीकल्चर जो है वह अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही कंटाप सवाल लेकर आया हूँ। और याद रखना, ये सारे सवाल आपसे संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम, रेलवे हो, एसएससी हो, वहाँ हर जगह आपको ये जीके मतलब काम देने वाली है। और आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जितने जगह जो पूछा गया प्रीवियस ईयर 10 सालों का पूछा गया, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, पांचवा नंबर, 2,4-D क्या है? बहुत ही घंटा सवाल। एक कवक का नाम है, नाशक जीन है, या रोग वाहक है, या खरपतवार नाशी है? सोचिए क्या है। तो याद रखना, 2,4-D एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खरपतवार नाशी। याद रखना है, खरपतवार नाशी का नाम है 2,4-D। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, छठा नंबर सवाल है कि किस तत्व की कमी के कारण फीका यानी ऑस्टियोसिस रोग होता है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, ऑस्टियोसिस रोग जो है वह किसकी कमी के कारण होती है? तो ऑस्टियो मतलब हड्डी, ठीक है। तो हड्डी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। तो अगर हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो यह रखना है, ऑस्टियोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, सातवां नंबर सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है, VVS सवाल है। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखों में मौजूद किस धातु के कारण होती है? बहुत ही कंटाप सवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जस्ता, गंधक, मैग्नीशियम या स्ट्रोंशियम? चलिए सोचिए कि पटाखों के फूटने के बाद जो चमकता हुआ लाल रंग है, किसकी मौजूदगी यानी कौन से धातु की मौजूदगी के कारण होती है? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रोंशियम। बहुत ही शानदार सवाल है,
एस्ट्रोंशियम के कारण जो है पटाखों का रंग लाल हो जाती है। ठीक है, एस्ट्रोंशियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 सवाल लेकर आया हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 8वां नंबर सवाल, अगला सवाल। सवाल है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? बहुत ही घंटा सवाल है। जीनत महल, अस्मत बेगम या नूरजहां या मुमताज महल, किसने खोजा था गुलाब से इत्र निकालने की विधि? तो यह रखना है, सबसे पहले किसने खोजा था? अस्मत बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्मत बेगम ने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्मत बेगम। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, 9वां नंबर सवाल। मछलियों के यकृत तेल में कौन सी प्रचुरता पाई जाती है? मछलियों के मतलब यकृत में जो लिवर है, मतलब उसमें तेल जो पाया जाता है उसमें कौन सी प्रचुरता पाई जाती है? तो यह रखना, मछलियों के तेल में तो सबसे ज्यादा ग्रुप विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ भी है ए, के, सी, ई। क्या पाया जाता है? विटामिन डी के साथ साथ क्या पाया जाता है? तो यह रखना, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में विटामिन डी रहता तो विटामिन डी ऑप्शन टिक लगाते, लेकिन विटामिन डी नहीं है तो यह रखना है आप विटामिन ए टिक लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा विटामिन ए ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, शानदार शानदार सवाल, 10वां नंबर सवाल। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होती है? बहुत ही घंटा सवाल है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन और पॉजिट्रॉन। बताइए, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होती है? तो याद रखना किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातु के तार की विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है और इसमें हमेशा नेगेटिव मार्क होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, 11 नंबर सवाल। 10 सवाल खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल, अगला सवाल। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किस घोल में डुबाया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी पीतल, टीन, शीशा। बताइए, लोहे की जो चादर है उसमें गैल्वेनाइज करने के लिए, मतलब उसको जंग से रोकने के लिए किस घोल में डुबाया जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता। जस्ता यानी जिंक। ठीक है, जस्ता के घोल में डुबाया जाता है लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए, ताकि लोहे जंग से लगने से बच जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु में डुबाया जाता है? तो यह रखना है जस्ता में डुबाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, 12 नंबर सवाल, कंटाप सवाल है। पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए कैस्कोग्राफ याद रखना है, इसका निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? बहुत ही शानदार सवाल है। भारतीय वैज्ञानिक का स्रोत जाता है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन और बीरबल साहनी। चलिए सोचिए क्या होगा, क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना है जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बसु जो है, इसी के नाम से क्रेस्कोग्राफ की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का सवाल नंबर 13, बहुत ही शानदार सवाल है। मानव की किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होती है? बता रहे हैं, ऑप्शन है एटलस, अबिसस, फ्रंटल और पैराइटल। क्या है यह सोचिए, मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होती है? तो याद रखना है एटलस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एटलस पर कशेरुकी की खोपड़ी संपूर्ण भार स्थिर होती है, एटलस पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, हल्का सा बड़ा कर देते हैं। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? पाचन, उत्सर्जन, शोषण या जनन। तो डायफ्राम का इस्तेमाल जो है किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो याद रखना है डायफ्राम का इस्तेमाल ज़्यादा जो है फेफड़ों में होती है। फेफड़ों के अंदर जो हम लोग ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो होती है, वो सारी जो डायफ्राम के आधार पर ही होती है। तो याद रखना फेफड़ा किससे संबंधित है? सर शोषण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर शोषण नहीं रहता ऑप्शन, तो आप जनन अगर ऑप्शन में रहता तो जनन भी टिक लगा सकते हैं, उसमें भी डायफ्राम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ शोषण राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में शोषण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है?
तापमान बढ़ने से घट जाती है, तापमान घटने से बढ़ जाती है, तापमान में आश्रित नहीं होती है, या तापमान के घटने से घट जाती है। चलिए सोचिए क्या होगी वायु में ध्वनि का वेग। तो याद रखना है वायु में ध्वनि का वेग जो है क्या हो जाएगी, तापमान घटने से घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान घटने से वायु का ध्वनि का वेग घट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? बहुत ही शानदार सवाल है, कंटाप सवाल है। कौन सी गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान, सबसे ज्यादा उच्चतम जो है ऊष्मा का मान किस गैस में होती है? प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए क्या होगी। तो याद रखना है भाप अंगार गैस में सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। या भाप अंगार गैस में सबसे ज्यादा उच्चतम ऊष्मीय मान होती है भाप अंगार गैस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल है कि एक्यूपंक्चर क्या है? हृदय का एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है, या एक उपचार संवर्धन है? क्या है सोचिए। तो एक्यूपंक्चर क्या है? तो याद रखना एक्यूपंक्चर एक सुइयों के माध्यम से उपचार की गई विधि है। ठीक है, सुइयों के माध्यम से उपचार की गई विधि को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 212, 206, 200, 308 और 200। तो ये तो सारे को याद होगा, याद रखना 206 हमारे शरीर में हड्डी होती है, और याद रखना है बच्चों में यानी जो बच्चे होते हैं उस पर ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? प्रोटीन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, या विटामिन, या वसा, या कार्बोहाइड्रेट? कौन नहीं करता? सोचिए, बहुत ही कंटफ सवाल है, ये बीबीएस सवाल है, रेलवे का फेवरेट सवाल। ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा नहीं है? तो याद रखना प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है, वसा भी करती है, कार्बोहाइड्रेट भी करती है, लेकिन विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो है वह इसका क्या काम है? तो याद रखना यह इसका ग्रोथ करने का काम है। सेल्स या टिश्यू जो है इसके मतलब ग्रोथ या इसको स्ट्रक्चर बनाने का क्रिया का काम है, इसमें ऊर्जा देने की क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन का कोई ऊर्जा देने की क्रिया नहीं होती है, बाकी सब में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। स्लेग नाम किसे दिया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना स्लेग जो है वह किसे कहा जाता है? गलित लोहा को, गलित सैंड को, या एल्यूमिना को, या गलित सिलिकेट को? तो नाम से आप वाकिफ हो सकते हैं, गलित सिलिकेट को स्लेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गलित सिलिकेट को स्लेग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल, एकदम भयंकर सवाल है ये एकदम कंटाप एकदम शानदार सवाल है। पायरोमीटर क्या मापता है? तो यह ऑप्शन है आपका उच्च ताप, निम्न ताप, विद्युत आवेश, या कोई नहीं? सोचिए पायरोमीटर क्या मापता है? तो याद रखना पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापता है पायरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान को मापी पायरोमीटर के द्वारा होती है, जैसे सूर्य की तापमान। ठीक है, तो ऐसे जगह पे जैसे ज्वालामुखी की तापमान, ये जगह पे किसकी तापमान किस मीटर के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखना है पायरोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 22 नंबर सवाल है कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है। ऑप्शन है यूरिया, जस्ता, कोयला और एनिमल चारकोल। क्या है सोचिए। तो चीनी को रंगहीन यानी रंग को समाप्त करने के लिए जिस चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है एनिमल चारकोल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो याद रखना है एनिमल चारकोल कहा जाता है। चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है उसे एनिमल चारकोल कहा जाता है। ठीक है, अगर आप अंत तक जरूर बने रहने से आपको 100 के 100 सवाल आपको याद नहीं करवा दिए तो मेरा भी नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही घंटा सवाल यहाँ से लेकर आया हूँ, और अगर आप ध्यान से और जहन एकदम यहाँ से स्थिर बनाए रखिएगा तो वो सारे सवाल आपके सामने एकदम याद हो जाएगा। आज मेरा तीसरा लेक्चर है, इसके बाद जो है मैं हमेशा लेक्चर लेते आता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे जो रेलवे के प्रीवियस ईयर सवाल वो सारे सवाल करवा चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ से मिलेगी। चलिए 23 नंबर सवाल आते हैं। किससे टैप रिकॉर्डर की लेप लेपित रहती है? बहुत ही घंटा सवाल है। ऑप्शन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट,
फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, टैप रिकॉर्डर जो है इसमें कौन सी लेपित होती है? तो याद रखना, टैप रिकॉर्डर की लेप लेपित होती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कंटाप सवाल है, याद रखना है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो है उसी का लेप चढ़ा जाता है टैप रिकॉर्डर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल। बहुत ही शानदार ये सवाल है, पीवीएस सवाल। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो उसमें बुलबुले बनते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, स्टार लिख लीजिए। जब इनो जिसे हम लोग पीते हैं 6 सेकंड में नहीं बोलता है कि मतलब गैस खत्म, तो वो जो है वह जल में जैसे ही डालते हैं तो बुलबुले उठते हैं। वो बुलबुले किस गैस के कारण उठती है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं? बताइए क्या होगी, सोचिए। तो याद रखना है, अगर हमारे गैस में जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं जब इनो को जल में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। बहुत ही शानदार सवाल, ये सवाल भी दिया है। जितने भी सवाल लेकर आया हूँ वो सारे सवाल कहीं ना कहीं एकदम कंटाप सवाल लेकर आया। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल है कि कैप्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में? सोचिए कहाँ है? तो कैप्स चक्र जो है संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही शानदार सवाल है, याद रखना है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और कैप्स चक्र का संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 26 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही शानदार सवाल, प्रकाश संश्लेषण और शोषण के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है आपका सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल और साइटोक्रीम। क्या जरूरी है, सोचिए। तो याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण और शोषण के लिए साइटोक्रीम होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइटोक्रीम होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होती है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या होती है? ऑप्शन है आपका हरा पौधा, जल, सौर ऊर्जा या कार्बनिक यौगिक। सोचिए क्या है? इकोसिस्टम में आपका ऊर्जा कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सोचिए तो, सोच लिया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ यही सोचे होंगे आप। सौर ऊर्जा, ठीक है, बहुत बड़ा स्रोत है सौर ऊर्जा, पारितंत्र की ऊर्जा देने का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। ठीक है, बहुत बड़ा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका ह्यूमस, नाइट्रोजन, लोहा या पोटास। किसके कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देता है? तो यार ना, मिट्टी में जो है ना, मिट्टी में लोहे की मात्रा होने के कारण मिट्टी का रंग जो है लाल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो यार ना, टोकोफेरोल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन सी, B1, विटामिन ई और के। किसे कहा जाता है टोकोफेरोल? सोचिए। तो याद रखना, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना है, साइंटिफिक नाम टोकोफेरोल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, कौन सा है? सोचिए। तो बेकिंग सोडा जो है वह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी किचन का सोडा। ठीक है, घरेलू जो सोडा हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही बाइकार्बोनेट। तो कौन खाना बना देता है? बाई बना देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल है कि हीलियम की खोज किसने किया था? बहुत ही कंटाप सवाल। ऑप्शन है आपका हेनरी कैवेंडिश,
लोकेरियर, सीएलए, प्रिस्टले या वर्जिलियस, किसने किया था? सोचिए। तो याद रखना हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। सवाल है निम्नलिखित में से सेरेड लेड क्या है? बहुत ही कंटाप सवाल है। सेरेड लेड कौन सा है? तो याद रखना सेरेड लेड जो है वह Pb3O4 होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यार ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, चांदी, लोहा, रेडियम, किसका है पिच ब्लेंड का अयस्क? तो यार ना रेडियम, रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा सेट का पहला सवाल। ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जीव नष्ट कर देता है, जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? कौन सा? ऑप्शन है न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, परमाणु बम तो बहुत खतरनाक होता है, पूरे शहर को तबाह कर देता है, ये दो एलिमेंट खत्म हो गया। हाइड्रोजन बम भी बहुत ही खतरनाक है, उससे भी खतरनाक, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा न्यूट्रॉन बम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन बम एक ऐसा बम है जो कि जीवन को समाप्त कर सकता है, मृत्यु हो सकती है, लेकिन आसपास क्षतिग्रस्त मतलब घर द्वार जमीन ये सारे क्षतिग्रस्त नहीं के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड दूसरा नंबर सवाल। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या स्थिति होती है? अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, घटना बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है। सोचिए क्या होगा। प्रोटॉन को अगर दूसरे प्रोटॉन के सामने लाएं तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो याद रखना है कोई भी परिवर्तित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अच्छा, कब दिया गया था? 1930 में, ये याद रखना। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया था। ठीक है, तो किस लिए दिया था? ऑप्शन ए है आपका लेजर के लिए, नाभिकीय ऊर्जा के लिए, प्रकाश की प्रकीर्णन और ट्रांजिस्टर, किसके लिए दिया था? सोचिए, बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यह रखना है किसके लिए? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण सीवी रमन को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फिजिक्स के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा नंबर सवाल है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, क्या है? सोचिए। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। विटामिन के का क्या काम है? नपुंसकता को दूर करना, रक्त को थक्का जमाना, श्वसन को सुचालित करना या पेलाग्रा में प्रभावी होती है? सोचिए क्या होती है। तो याद रखना विटामिन के का काम है रक्त को, ब्लड को मतलब क्लोटिंग होने से रोकना, मतलब ब्लड को थक्का जमने देना। ठीक है, क्लोटिंग होने देना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड को थक्का जमने से थक्का जमने देता है कौन? विटामिन के। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में अगर विटामिन के की मात्रा है तो अगर कहीं खून बह गया तो वो थक्का जम जाएगा, मतलब वह खून कुछ देर बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो विटामिन के अगर होना बहुत जरूरी है शरीर में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलोक्विनोन इसे कहा जाता है। अगला सवाल, छठा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस नहीं हुए? अच्छा, वायरस के द्वारा नहीं होता है। हाइड्रोफोबिया, मोनिजाइटिस या हर्पीज या एथलीट फुट? सोचिए, बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यह रखना है वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होती है, ये तो कंफर्म है। मोनिजाइटिस भी ये भी होती है वायरस के कारण, हर्पीज भी होती है, लेकिन एथलीट फुट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अच्छा, एथलीट फुट किसके कारण होती है? तो यह रखना है एथलीट फुट जो है, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एथलीट फुट किसके कारण होती है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट वायरस से नहीं होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर सवाल। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या नपुंसकता? सोचिए क्या होती है। बहुत ही शानदार सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है ये। तो यह रखना विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो यह रखना है बेरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होती है, तो
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 8 नंबर सवाल। सवाल है कि तिल्ली को क्या कहते हैं, मतलब तिल्ली को कहते हैं, क्या कहा जाता है तिल्ली को। ऑप्शन है आपका WBC का शमशान घाट, रक्त बैंक, या RBC का शमशान घाट, या बी और सी दोनों। सोचिए क्या होगा। तो याद रखना तिल्ली जो है ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सारे सवाल आपको बेसिक और कॉन्सेप्चुअल लग रहा होगा, और ये जो है आपका बहुत ही कंटफ सवाल है और यहाँ से आपके सवाल बनने की चांसेस रहेगी। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, कौन सा। मांस बनता है, फर्न बनता है, लाइकेन बनता है, या यीस्ट बनता है। सोचिए क्या होगा। तो यार ना कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन बनता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वां नंबर सवाल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा होती है, जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस या विनस। तो याद रखना जुपिटर बृहस्पति सबसे ज्यादा गैसों से घिरा होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। सवाल है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर प्रिज्म के आधार में कौन सा रंग होती है। बहुत ही शानदार सवाल। मतलब प्रिज्म में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो वेजिना पिनाला हम लोग पढ़े हैं 9-10 में। तो यार ना वेजिना पिनाला मतलब वॉयलेट यानी लाल पीला बैगनी हरा। तो यार ना ऑप्शन सी बैगनी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सबसे नीचे बैगनी कलर होती है, सबसे ऊपर में लाल होती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है किस आधार पर, WBC की कमी होने पर, या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर, या रक्त का स्कंदन न होने पर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होती है सोचिए। हीमोफीलिया नामक आनुवांशिक रोग किसके कारण होती है। तो याद रखना है ब्लड स्कंदन ना होने के कारण, रक्त का स्कंदन ना होने के कारण हीमोफीलिया नामक एक आनुवांशिक रोग होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होती है, वाट, किलोवाट प्रति घंटा, न्यूटन पर कूलम, या फ्लास्क। सोचिए क्या होगा। तो याद रखना विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है वह न्यूटन पर किलोम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। सवाल है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, या टाइलिन। सोचिए क्या होगी। तो प्रोटीन को अगर कोई पचाता है उस एंजाइम का नाम क्या है। तो याद रखना है प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचा देता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है आपको जहन में एकदम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। बहुत ही कंटाप सवाल है। पृथ्वी की आयु की परिकल्पना किस विधि के द्वारा किया गया है, यूरेनियम डेटिंग, या कार्बन डेटिंग, या परमाणु घड़ी, या जैव वैज्ञानिक घड़ी। सोचिए क्या होगा। तो याद रखना है पृथ्वी की जो आयु यूरेनियम डेटिंग के आधार पर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु की गणना की गई है। बहुत ही टफ सवाल था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक, थॉमसन, या आइंस्टीन ने। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल। तो यार मैं हरे फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपका इथेन, एथिलीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यार मैं हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं, इथिलीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इथिलीन का इस्तेमाल करेंगे, इथिलीन गैस का इस्तेमाल करेंगे हरे फलों को पकाने में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 18 नंबर सवाल। रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। रेटिनॉल किसका नाम है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो यार ना रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 19 नंबर सवाल। धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होती है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो धान में खेरा रोग जो है, ऑप्शन है आपका कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या जिंक, किसकी कमी के कारण खेरा रोग होता है धान में? तो याद रखना है, धान में खेरा रोग जिंक की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये शानदार सवाल है, एकदम जहन में याद रखना है। धान में खेरा रोग जो है वह जिंक की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पाइप में होती है? मतलब किस पादप में सबसे ज्यादा वृद्धि दर, मतलब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, कौन सा पेड़? ऑप्शन है आपका यूकेलिप्टस, बांस या बरगद या पीपल। तो याद रखना, दुनिया के सबसे तेज लंबा यानी बड़ा होने वाला अगर कोई पेड़ है तो उसका नाम है बांस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का सवाल आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक की चाल बढ़ जाती है, घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है? सोचिए क्या होगी। तो याद रखना, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ताप अगर बढ़ा दिए, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिए तो अर्धचालकों की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? पॉल जॉन ने, ग्रेगर मेंडल ने, हरविंदर खुराना ने या वाटसन एंड क्रिक ने? बहुत ही कंटाप सवाल और ये सवाल आपको याद भी होगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना के द्वारा ही प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। सवाल है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन करने से, उर्वरक उत्पादन या तिलहन उत्पादन या दलहन उत्पादन? सोचिए क्या होगा। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन करने से होती है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, झींगा उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। सवाल है कि मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्ष और झाड़ी की, समुद्र जीव की या फूलों की या मधुमक्खी की? सोचिए क्या होगा। बहुत ही कंटाप सवाल है, आप यहाँ नाम मैरी से रिलेट कर सकते हैं। तो मैरीकल्चर यानी मैरीटाइम किसको कहा जाता है? समुद्री तट को। तो समुद्री जीवों से संबंधित है। मैरीकल्चर जो है समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला है? कंटाप सवाल है। जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस, वीनस, कौन सा है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा चमकीला जो है वीनस होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वीनस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। टॉर्च के सेलों को किस समूह में रखा गया है? समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम समूह या मिश्रित समूह या इनमें से कोई नहीं? सोचिए क्या होगा। सोच लिए? तो याद रखना, टॉर्च के सेलों में श्रेणी क्रम समूह से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस श्रेणी में? तो याद रखना है, श्रेणी क्रम समूह में जोड़ा जाता है टॉर्च के बैटरी यानी सेलों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। सवाल है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? बहुत ही कंटाप सवाल है। तो याद रखना, टिक्का रोग ऑप्शन है आपका सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। टिक्का रोग किस में होती है? तो याद रखना, टिक्का रोग मूंगफली में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली में टिक्का रोग होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। सवाल है कि सिनेबार का किसका खनिज है? ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, तांबा, सीसा या पारा। सिनेबार किसका खनिज है? तो यह अपना सिनेबार जो है पारा का खनिज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार जो है पारा का खनिज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल।
सवाल है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही शानदार सवाल है, 5 स्टार सवाल। ये सारे सवाल बेसिक सवाल है, ठीक है। मतलब डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन है आपका लेंज का नियम, वाम हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। किस सिद्धांत पर करती है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा डायनेमो के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। किस सिद्धांत पर, तो याद रखना डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचा लेता है। तो याद रखना ये सवाल तो मेरे ख्याल से रिपीट हो गया होगा, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन को पचाने में काम ट्रिप्सिन करता है। अगला सवाल 31 नंबर सवाल। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। बहुत ही कंटाप सवाल है और करंट में भी ये जो है ना टॉपिक सवाल करंट में भी यानी न्यूज़ में भी था, क्योंकि अभी हाल ही में दुबई में ये जो ना बादलों में कृत्रिम रासायनिक छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा किया गया था, ठीक है। तो बादलों से जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वह किसके कारण करती है। आपका ऑप्शन रहा सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड। सोचिए, बहुत ही ये कंटाप सवाल है, ये सवाल जानना एकदम जरूरी है। तो याद रखना सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव जहाजों के द्वारा बादलों में कराई जाती है और जैसे ही वह भारी हो जाता है तो बरसात हो जाती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 31। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल, फिर हम लोग आते हैं अगला सेट का। मतलब सेट एक ही है लेकिन नंबर अलग अलग दे दिया गया। चलिए पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर है। ऑप्शन है आपका प्लेटिनम, टंगस्टन, हीरा या कांच। अच्छा, यहाँ तत्व का नाम नहीं किया है, धातु का नाम नहीं जिक्र किया है, तो यह अपना सबसे कठोर जो है हीरा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल। पत्तियों में बना खाद पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचा जाता है। अच्छा, पत्तियों में जो खाद पहुंचता है वह किसके कारण होती है। जाइलम के कारण, कॉर्टेक्स के कारण, पिथ या फ्लोएम के कारण। किसके कारण होती है, सोचिए। तो यह है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पूरे शरीर पूरे पेड़ में करवाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जाइलम कौन क्या करता है, तो यह रखना है जल और खनिज से संबंधित जितने भी प्रकार है वो सारे जो है पेड़ के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है, और खाना कौन पहुंचाता है, याद रखना है फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। बहुत ही कंटाप सवाल। ऑप्शन है आपका हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या पीला रंग। तो यह रखना है लाल रंग। लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर सवाल। प्रोटीन के विघटन द्वारा क्या निर्माण होता है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना प्रोटीन के विघटन द्वारा जो निर्माण होती है, ऑप्शन रहा आपका वसीय अम्ल, ग्लूकोज या एंजाइम या एमिनो अम्ल। सोचिए क्या होगा। तो प्रोटीन के विघटन से जो निर्माण होती है वह अमीनो अम्ल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन के विघटन के द्वारा निर्माण होती है, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितना होती है। 30%, ऑप्शन बी 35%, 40% या 45%। सोचिए, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो यह रखना सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना पाया जाता है, तो यह रखना 40% अकेले सोयाबीन प्रोटीन देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। सवाल है कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मीसोफाइट, हाइड्रोफाइट, लिमोफाइट, जीरोफाइट। अच्छा, शुष्क वातावरण मतलब जहाँ गर्मी हो, पानी की मात्रा कम हो। पानी की मात्रा कम हो मतलब हाइड्रोफाइट तो नहीं होगा, फिक्स है। तो याद रखना है किससे हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जीरोफाइट। पानी की मात्रा बहुत कम है मतलब जीरो है, तो जीरोफाइट। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को अध्ययन करने वाले अध्ययनकर्ता मतलब प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, याद रखना है जीरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। सोल्डर किसका मिश्र धातु है। बहुत ही कंटक सवाल है।
सोल्डर किसका मिश्र धातु, मतलब सोल्डर जो बना हुआ है वह किसके किन किन मतलब एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन है आपका टीन, सीसा, एंटीमनी। टीन, एंटीमनी व तांबा, सीसा टीन या सीसा टीन तांबा। सोचिए क्या होगा। तो यह अपना सोल्डर जो मिश्र धातु बनी होती है वह टीन और सीसा का बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टीन और शीशे का मिलकर बना होता है सोल्डर मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या रिलीज होती है, क्या मुक्त होती है, सोचिए। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि हमारे तक पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा रिलीज होती है, ठीक है, बाहर निकलती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, बहुत ही गंदा सवाल। ऑप्शन है आपका स्टार्च, लाइसोजाइम, ग्लूकोज या कॉपर सल्फेट। सोचिए क्या होगा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। तो याद रखना आंसुओं में लाइसोजाइम नामक पदार्थ घुला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोजाइम नामक पदार्थ घुला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करवाता है। ऑप्शन ए कंप्रेसर, स्टेबलाइजर, थर्मोस्टेट या फ्रीऑन। ये सवाल आई थिंक रिपीट हो गया, ठीक है। तो याद रखना थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो है वह ताप का नियंत्रण फ्रिज में करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जो सारे सवाल किए हैं वो सारे सवाल आपके जहन में याद भी हो रहा होगा। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही कंटाप MCQ प्रीवियस ईयर सवाल, हर कंपटीशन एग्जाम, हर अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारे सिलेबस को करवाते रहता हूँ। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी राइट कॉर्नर में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कम से कम हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये हमारा आपसे जोरदार विनती रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे आपके जहन में एकदम मतलब जहन में जा रहा होगा और याद भी हो रहा होगा वो सारे सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल। रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाले लिटमस कागज किससे बना होता है। फर्न से, लाइकेन से, कवक से या शैवाल से। किसका बना होता है जो लिटमस कागज होती है। अम्ल और क्षार, लवण, ये सारे हम लोग पता लगाते हैं ना, किससे पता लगाते हैं। एक सबसे बेसिक जो है अगर कोई तरीका है तो वह लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर से ही हम अम्ल और क्षार की गणना कर सकते हैं। तो वो लिटमस पत्र जो है कागज किससे बनता है, ठीक है, किससे बनता है। तो याद रखना वह जो लिटमस पत्र है वह किससे बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन से बनता है, ठीक है। याद रखना है किससे बनता है, लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रयोग में होने वाली लिटमस कागज लाइकेन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कंटाप सवाल है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई मतलब पेशेंट है, उस पेशेंट को बेहोश करना है क्योंकि उसमें उसके शरीर को कुछ मतलब नुकसान हुआ होगा तो उसी को मतलब ये करना है, मतलब उसको इलाज करना है तो उसके लिए बेहोश करवाना पड़ता है ताकि दर्द महसूस ना हो। तो यह रखना किस विधि के द्वारा बेहोश किया जाता है। तो यह रखना है बेहोश किस विधि के द्वारा जाता है। ऑप्शन है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस पेरोक्साइड। किसकी कमी। तो यह रखना है नाइट्रस ऑक्साइड के से जो है उसको बेहोश किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। बहुत ही घंटा सवाल है। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपका 20, 25, 15 या 1। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। तो यह रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 20। प्रोटीन संश्लेषण में जो है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। गेहूं को खाया जाने वाला भाग कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपका फल भित्ति, भ्रूणपोष, बीज, केवल बीज या पूरा फल, ठीक है। देखिए यहां पर दो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी बता रहा है केवल बीज तो नहीं होगा,
क्योंकि वही भ्रूण का काम करता है। अगला धान जब भी हम रोपते हैं उसी से रोपते हैं। मतलब भ्रूणपोष अगर ऑप्शन है तो भ्रूणपोष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बीज रहता तो बीज लिखते, भ्रूणपोष नहीं रहता तब, लेकिन भ्रूणपोष है तो भ्रूणपोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 15 नंबर सवाल। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? मतलब शरीर में कौन से तत्व जो है बहुत ज्यादा हो जाने के कारण, मतलब कौन सी चीज के बहुत ज्यादा जो होने के कारण पीलिया रोग हो जाती है? ऑप्शन है आपका इंसुलिन, बिलीरुबिन, गैस्ट्रिक जूस या ग्लाइकोजन। किसकी अधिकता के कारण पीलिया रोग हो जाती है? तो याद रखना है बिलीरुबिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन की अधिकता होने के कारण हमारे शरीर में पीलिया रोग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिलीरुबिन की अधिकता के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 3600 किलोमीटर, 3600 मील, 36,000 मील, 36,000 किलोमीटर। सोचिए क्या होगा। ज्योग्राफी का बहुत ही घंटा सवाल है। तो याद रखना है पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा तक जो दूरी है वह लगभग 36,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग कितनी है? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। गर्भ में शिशु की लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? बहुत ही घंटा सवाल है। तो याद रखना गर्भ में शिशु की लिंग की पहचान जो है किस विधि के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका संदर्भ ब्लाटा, डीएनए फिंगरप्रिंट, एमनियोसेंटेसिस या क्रोमेटोग्राफी। सोचिए क्या होगा। शिशु लिंग की पहचान किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एमनियोसेंटेसिस के कारण जो है गर्भ में शिशु लिंग की पहचान के विधि के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस विधि? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपका जिससे वह गर्म कंप्रेसर से दूर रहे, ऐसा करने से आसानी हो, ये तो नहीं होगा। इससे वह संवर्धन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या होगी? संवर्धन धाराएं स्थापित कर देगी और अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख देगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। और ज़्यादा बचे नहीं हुए हैं, कुछ ही सवाल बचे हुए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 19 नंबर सवाल है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? बहुत ही घंटा सवाल है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एथिलीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का या एसिटिलीन का? बहुत ही शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज किसका है? तो जानना प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। सवाल है कि माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? वसा, प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज, क्या मिलती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना माँ के दूध से जो हमें पदार्थ मिलती है उसका नाम है एंटीबॉडीज। ठीक है, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता मुझे मिल जाती है। कोई बीमारी आ जाता है तो उस बीमारी को समाप्त करने की क्षमता आ जाती है माँ के दूध से। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है आपका उक्त रक्तचाप, सुखखंडी या मधुमेह या पीलिया। किस रोग के उपचार के लिए यह सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह रखना है उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका उपचार जो है सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सवाल है कि शरीर में निम्नलिखित में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल का आवश्यक होता है? बहुत ही घंटा सवाल। तो यह शरीर में निम्नलिखित में से किस के निर्माण के कारण? तो ऑप्शन है आपका मतलब विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल का आवश्यक होता है। तो ऑप्शन है आपका त्वचा, RBC, दांत या WBC। किसके निर्माण हेतु यह विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह RBC। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण
विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल के आवश्यक होने से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। सवाल है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही कंटाप सवाल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है आपका सीवी रमन, H.K. भाभा, चंद्रशेखर या जगदीश चंद्र बोस। किसने किया था कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। सवाल है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। कोचीन में या कटक में या राजमुंद्री या चेन्नई। सोचिए कहाँ है, ये तो सबको याद होगा। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक यानी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कटक यानी उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। सवाल है कि बैरोमीटर को रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कौन सी मौसम का संकेत देता है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो अगर अचानक बैरोमीटर कम गिर जाए तो याद रखना है वह क्या होगी, तूफान आने की संभावना होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल। किसका इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने हेतु। तो यह रखना है बेंजोइक अम्ल यानी एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का सवाल आते हैं 27 नंबर सवाल। मृदा सुधारक क्या है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो यह रखना मृदा सुधारक जिप्सम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम को कहा जाता है। अगला सवाल 28 नंबर सवाल। त्वचा का रंग किसके कारण होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। याद रखना जो हमारा शरीर का स्किन है वह किस कमी के कारण लाल होती है या गोरा होती है या काला होती है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो ऑप्शन है आपका एंजाइम, एपिडर्मिस, हार्मोस या मेलानिन। तो यह अपना मेलानिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन शाकनाशी नहीं है। 2,4-D, सिमजीन, DDC या नाइट्रोफेन। ये कौन शाकनाशी नहीं है। तो यह रखना DDC जो है यह शाकनाशी नहीं है। बाकी 2D4 शाकनाशी है, अभी पढ़े थे हम लोग। सिमजीन, नाइट्रोफेन ये सारे जो है शाकनाशी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, DDC शाकनाशी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। हृदय को, प्लीहा को, वृक्क को या यकृत को। सोचिए पीलिया रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। तो यह पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत को प्रभावित करती है पीलिया रोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। सवाल है कि लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कर्ण कवक प्लस फर्न, शैवाल प्लस बायोफाइटा, जीवाणु प्लस विषाणु, कवक प्लस शैवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो दो वर्गों से मिलकर बनाता है उसे कवक और शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस तीसरे सेट प्रैक्टिस का अंतिम सवाल। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है किस पर। आयाम पर, तरंगधैर्य से, तीव्रता से या वेग से। तो यह रखना है प्रकाश का रंग जो है वह तरंगधैर्य पर निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तरंगधैर्य पर निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ तक खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब्जेक्ट है, जैसे साइंस से संबंधित हर बहुत सारे अभी तक मैं अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, वे सारे सवाल आपके सामने। उसके बाद करंट अफेयर से संबंधित भी सवाल लाऊंगा। ठीक है, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, RRB LP एंड टेक्नीशियन या JEE या SSC CHSL या UPSC या स्टेट PCS
ये हर जगह आपको ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के अभी हमारी मेहनत याद रखा, राइट कॉर्नर पे राइट साइड जो है बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब को छू लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। और अगर ये सारे PDF में आपको चाहिए तो सबसे पहले आप यहीं से अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को लिंक को ओपन कीजिएगा, उसके बाद वहाँ आप फॉलो करिएगा। वो सारे PDF अब तक जितने भी हम वीडियो बना चुके हैं वो सारे PDF वहाँ पर अपलोड है, आप किसी को भी देख के वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट आपको जहन में गया होगा और ये बहुत कुछ एक नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।